हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम, जैसा कि आपने देखा कि मैथ प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में कुछ लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो लाएंगे, वो डिफरेंट चैप्टर से, और जिनमें से कई सारे मोस्टली चैप्टर जो है हमने करा भी रखे हैं, और जो नहीं कराए हुए हैं वो मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा दूंगा, और बाकी पहले से भी मैंने करवा रखे हैं। और ये जो मैन जो सेट है वो है यूपी लेखपाल एंड यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटेड। इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो या यूपी पुलिस हो या एसएससी हो या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम आते हैं, या कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, सीटेट है या टेट है, यूपी टेट है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, चलिए तो हम सीधे अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है सेट के अंदर, वो क्या है आपका, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, एवं इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया है इसका बेस बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, आप क्वेश्चन पूरा लिख लेना। एक समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तथा इसका क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है इसके आधार की भुजा या आधार कितना होगा, तो वो बताना है। जरा समझो, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समांतर होनी चाहिए और बराबर भी होती हैं। ठीक है, और ये कोण बराबर होते हैं, इनका खैर कोई लेना देना नहीं है। समांतर चतुर्भुज जो होता है, अगर इसमें हाइट हम डालेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पड़ेगी आके, ये होती है इसकी ऊंचाई h, या यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये ऊंचाई है और ये होता है इसका बेस b। तो अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, आपको पता हो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है 161 है, इसका मतलब b इंटू एच की वैल्यू 161 दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर में। h दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, b पूछा गया है, तो 161/7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना, यहाँ 2 7 21, यानी b बराबर जो आ गया वो आ गया 23 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो आपको क्या होना चाहिए, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ये कोई सेट मेरा बनाया नहीं है, आप अगर चाहें तो घटना चक्र का सेट खरीद सकते हैं, अगर यूथ कंपटीशन का, तो उस सेट के अंदर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, एरिया 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपका उसका बेस बताना था। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, 161 सेंटीमीटर। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज में होता है, अगर कभी ट्राइंगल आ जाए और ट्राइंगल की आपको हाइट दे रखी हो, यानी h, और उसी का बेस दिया हो, तो इसका जो एरिया आता है ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना हो तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। बेस इंटू हाइट इसका 1/2 होता है, और इसमें क्या होता है, b इंटू एच जो होता है, ये पैरेललोग्राम जो समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, जबकि ये किसी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्लियर है, ये प्रोग्राम ऐसे ही लगाड़े वगैरह कुटते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्या अभी इस टाइम वो चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, तो कोई भी लेके आता है, और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो आई होप आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं तो काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ। तो आप लोग नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, और उस क्वेश्चन को फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, बैंड की अगर आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा बहुत ठुमका वगैरह लगा लेना बैठे बैठे, लेकिन फोकस रहना चाहिए किस पे, स्टडी पर। चलो, आगे से आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आया करेगी, बहुत जल्दी सब सॉल्यूशन निकालने वाला हूँ। निकालने वाला क्या, सॉल्यूशन तो निकल ही चुका है, बस सेट करने की देर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य की संख्या बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो आपको बताना है मध्य वाली संख्या। मध्य वाली संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत संख्याएं, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका योग जो है वो 42 है।
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है। आपको बताना है मध्य की संख्या। देखो आपने अगर ये चैप्टर एवरेज पढ़ा हुआ है मेरे से, तो एवरेज में हमने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया था। तीन क्रमागत सम संख्याओं का अगर आपको योग दिया, उनका एवरेज निकालोगे तो 42 बटे एवरेज तो वैसे भी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 और बचेगा कितना यहाँ, 1 तो 3 चौकी 12 यानी 14 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तीन क्रमागत संख्याएं होती हैं तो हमेशा एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो ये जो एवरेज है ये ऑलरेडी बीच वाली संख्या यानी मध्य वाली ही संख्या है। यही आंसर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये क्या होगा, यही संख्या होगी। इसका आंसर यही है। अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हैं। संख्या एक 14 है तो एक अगली 16 होगी, इससे पहले 12 होगी। इन तीनों को जोड़ लो, योग 42 आ जाएगा। आप चेक करके देख लो, इन तीनों को अगर प्लस करोगे तो 42 आएगा। आप चेक करके देख लो। देखो 6 4 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 1 और 3 1 4 आ गया। तो बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 14 होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल एवरेज पे था। एवरेज के चैप्टर में भी कराया हुआ है मैंने, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर सरल सरल क्वेश्चन लेके आ रहे, जैसे क्वेश्चन दिए वैसे ही लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x, x + 3, x + 7, x + 10, इतना ही है और भी कुछ है? ठीक है, इतना ही है। का माध्य 9 है, का माध्य 9 है, तो पहली तीन संख्याओं का माध्य बताओ। ये पूछा गया है। ये कह रहा है ये 4 संख्याएं हैं, इनका माध्य जो है वो 9 है, तो बताना है पहली तीन संख्याओं का माध्य। ठीक है, पहली तीन होगा यहाँ पे, क्वेश्चन यही है, पहली तीन संख्याओं का माध्य बताओ। चलो जरा समझो, माध्य क्या होता है, यानी मीन वैल्यू जो होती है वो हमने क्या बताया, मीन कह लो या एवरेज कह लो, वो एक ही होता है। इन सबको प्लस कर लो, तो इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये कितना, 1 2 3 4 है, तो ये 4x आएगा। और ये कितना आएगा, 4 संख्याएँ और कुछ और भी थी, x 5, एक मिस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या और है, एक संख्या है x + 5, 5 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, एक संख्या यहाँ और है। तो अगर इनका माध्य निकालोगे तो क्या आएगा, ये x और x + 3 + x + 5 + x + 7 प्लस आएगा x + 10। टोटल संख्याएं 5 हैं, तो 5 से डिवाइड करोगे और बराबर कितना आएगा, ये 9 आएगा। जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना आएगा, 10 5 15 7 3 10 यानी 25 बटे क्या आएगा, ये 5 है बटे में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो तो इक्वल टू क्या आएगा, 45 आ जाएगा। तो 5x इक्वल टू, ये 45 उधर माइनस हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। पूछा गया पहली तीन संख्याओं का माध्य, तो पहली तीन का माध्य क्या होगा, x, ये 3x हो जाएगा, तो 3x + 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 बटे 3 आएगा। अब x की वैल्यू जो दे रखी वो पुट कर दो, तो पहली तीन का माध्य क्या आएगा, 3 × 4 + 10 बटे 3, ये कितना आएगा, 12 यानी 22 बटे 3। 3 से डिवाइड करोगे, 3 7 21, 3 3 यानी 7.33 पहली तीन संख्याओं का माध्य हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है बात समझ आ रही है। अगर वो पूछता अंतिम तीन संख्याओं का, तो इन तीन संख्याओं को ऐड करके x की वैल्यू पुट कर देते तो आंसर आ जाता अंतिम तीन संख्याओं का माध्य। बात समझ आ रही है, करो नोट जल्दी से। नोट करो फटाफट। किसी को भी कंप्लीट कोर्स चाहिए और कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए तो आप आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो जल्दी से, हमें इसे रिमूव करना है और आगे अगले क्वेश्चन पे मूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करना है और अगले पे मूव करना है। अब आगे की बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमें क्लासेस को रेगुलर कंटिन्यू करना है, उसके बाद फिर हम आपसे वार्तालाप भी करेंगे और लाइव क्लासेस के थ्रू तब आपसे चीज़ों को और बेहतर ढंग से करेंगे।
और मेरा तो यही है कि मैं आपको बस यही इतना सजेशन देना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आप हमारे इसी चैनल पे पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, बस अपने आप को रेगुलर कंटिन्यू रखिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, लोगों का सिर्फ काम है आपको भटकाना, उनका तो उस काम है, क्योंकि लोगों का काम तो है ही, वो अपना आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे समय समय पे। जब से आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, तो फिर आपकी तारीफ़ करेंगे। सीधी सीधी बात ये है। तो इसलिए लोगों पे ना फोकस करें, आप अपने काम पर फोकस करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। तो पूछा गया है त्रिभुज का प्रकार बताओ। त्रिभुज का प्रकार होगा, ऑप्शन आपको वहाँ दिए गए हैं, मैं लिख देता हूँ। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो मैं चारों ऑप्शन लिख दूँ ताकि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। यहाँ पर एक है समबाहु त्रिभुज, बी है समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, सी है अधिक कोण त्रिभुज, एंड डी है समकोण त्रिभुज। ये 4 प्रकार दे रखे हैं। आपको बताना है कि एक त्रिभुज जो है उसकी भुजाएं हैं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसका त्रिभुज का प्रकार क्या हो। पहली चीज़ पे चेक कर लेते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर भुजाएं ए बी सी हैं तो ए बराबर बी बराबर सी, तो इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, कोई भी 2 भुजाएं ये बराबर हो या बी बराबर सी के हो या सी बराबर ए के हो, कोई भी 2 भुजाएं बराबर अगर होती हैं तो समद्विबाहु होता है। इसमें कोई 2 भुजाएं बराबर है नहीं है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण। अब चूंकि ये प्रकार तो वैसे तो भुजाओं के आधार पे होता है, अगर कोणों के आधार पे, तो कोणों के आधार पे यहाँ पर ये होता है कि जिसका एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री से अधिक हो, यानी 180 से कम हो, उनके बीच में हो तो अधिक कोण कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम समकोण त्रिभुज को चेक करें तो समकोण त्रिभुज का रूल ये कहता है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है यानी 13 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169 आएगा। इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे, इनका सम करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर। इन दोनों को चेक करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, 25 और प्लस 144, ये आ गया 169। यानी ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गई। अगर ये इक्वल हैं तो समकोण त्रिभुज है, अगर ये ग्रेटर देन होता है तो अधिक कोण त्रिभुज होता। ठीक है, ये वाला पार्ट बड़ा होता, लेकिन ये तो बराबर है, तो बराबर है, तो इसका आंसर होगा समकोण त्रिभुज। क्लियर है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। अगर कम आए तो न्यून कोण त्रिभुज, अगर अधिक आए तो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है, ये वाला हो जाएगा। ये दो तो बिल्कुल ही गलत हैं। क्यों, क्योंकि भुजाओं के आधार पर देखते हैं तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि नहीं है यहाँ। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और वो भी नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, ये चेक किए जाएंगे कैसे, बड़ी भुजा का वर्ग करो और शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग करो, फिर देखो कि क्या आ रहा है। अगर बराबर आ रहा तो समकोण है, अगर बड़ा आ रहा है ये तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण, अगर ये छोटा आएगा तो न्यून कोण। क्लियर है, मैंने तीनों चीज़ क्लियर कर दी आपको, आगे आप देख लेना। अब इसी में क्वेश्चन दिया है कि किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या उस वर्ग का या की कहलाती है मध्यमान, बारंबारता, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसमें जो पदों की संख्या होती है उसको बारंबारता कहा जाता है, वो आप याद रखना। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी से है, स्टैटिक मैथ के अंदर ही आता है, मतलब जो आपका स्टैटिक्स आती है, सांख्यिकी आती है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसको भी आप तैयार रखना। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, मैं आपको वो नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, उस नंबर के आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। ये एक सेट है आपका, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, ये यूथ कंपटीशन का सेट है ये आपका, और इसी से लिए गए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कराया था। आगे अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग सेट्स भी लेके आएंगे हम। चलो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। क्या है यहाँ पे, 90285, कॉमा क्या दे रखा है,
3 5 4 1 5 2 7 ये दे रखा है। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें टर्म काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो 12 हैं। अब इन्हें पहले तो व्यवस्थित कर लो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी मन करे। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले इन्हें अरेंज करोगे, सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 के अलावा और तो है नहीं कोई, फिर 2 2 बार है, काटते जाओ, एक काम करो इन्हें हटाते जाओ, 0 1 2 और 2 हट गया। उसके बाद क्या आएगा, 3 4 हट गया, 5 2 बार है, 3 बार है, 5 5 5 1 2 3 कट गया, फिर क्या बचा, 7 8 9 हो गए पूरे। ठीक है। अब पूछा गया टोटल n बराबर है 12, जो कि एक इवन नंबर है। अगर इवन है तो मीडियन निकालना है, यानी माध्यिका निकालना है। तो बराबर क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और इस पूरे के बटे 2। तो 12/2 करोगे तो ये 6th टर्म आ जाएगा, 6th टर्म, और प्लस आएगा 7th टर्म, बटे क्या आएगा 2। 6th टर्म काउंट करो, 1 2 5 5 छठा 7वां ये हो गए। तो ये क्या आएगा, 4 + 5/2 यानी 9/2 आएगा, आंसर आएगा 4.5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है भाई। इस तरीके से निकाली जाएगी माध्यिका। अब माध्यिका में अगर होता, माध्यिका में ऐसा भी हो सकता है, अगर n बराबर ऑड नंबर होता, तो जैसे मान लो 11 आता, तो क्या 11 + 1/2 डायरेक्ट आंसर निकल आता है। यानी मिडिल टर्म होता, बीच वाला टर्म होता, वही उसकी माध्यिका होती है। क्लियर है बात। जब पदों की संख्या कैसी हो, जो ये नंबर हैं यानी आंकड़े हैं, वो कैसे होने चाहिए, इनकी जो कुल संख्या है वो एक ऑड नंबर आना चाहिए, तब के केस में बीच वाली संख्या ही उसकी माध्यिका कहलाती है। बात समझ आ रही है। चलो नोट करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट करो। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उन्होंने कहा क्वेश्चन अगला है 18 एवं 24 के व्युत्क्रमों का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करो, या क्या होगा। क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन दिया है कि 18 और 24 18 और 24 के व्युत्क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है कभी भी नंबर व्युत्क्रम का आ जाए, यानी रेसिप्रोकल का, अगर पूछा जाए 5 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल तो ये होता है 1/5। ठीक है। अगर ए का रेसिप्रोकल चाहिए हो तो 1/a होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये होता है व्युत्क्रम के लिए। ठीक है। इसे कहते हैं हम व्युत्क्रम, या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल। चलो अब 18 का अगर व्युत्क्रम चाहिए तो ये क्या होगा, 1/18 होगा, और इसका व्युत्क्रम चाहिए तो 1/24 होगा। अब अगर इसका हमें, इनका क्या निकालना है, इनका अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो ध्यान रखना अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर देखो कभी भी अगर भिन्न दी जाए तो भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले पार्ट का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, यानी 1 और 1 का एलसीएम निकालोगे, का एलसीएम। नीचे 18 व 24 का एचसीएफ निकालोगे।
तो ये क्या आएगा, 1 का एलसीएम 1 ही आएगा, इन दोनों का एचसीएफ यानी 6 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 1/6। लेकिन जब एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 का एचसीएफ और नीचे जो है 18 व 24 का एलसीएम। तो ये क्या आएगा, एक नीचे क्या आएगा, 18 और 24 का एलसीएम लोगे तो 18 और 24 के फैक्टर काटोगे, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 4 24, अब कोई कॉमन है नहीं तो कितना आएगा 72, 3 जो 12 5 6 72 यानी 72 आएगा। तो ये आ जाएगा 1/72, 1/72। और जबकि अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो 1/6। आप ऑप्शन में देख लो कौन सा सही है, यही वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन कई सारे दे रखे, 1/6, 1/4, एक है 1/72 और 6, एक है ऑप्शन में 1/72, 1/6। अच्छा, ये आगे पीछे भी क्रम दे सकते हैं, आपको वो चेक करना है कि पहले एलसीएम का आ गया फिर एचसीएफ का आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/6, 1/72। ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले आप एलसीएम लगेंगे फिर एचसीएफ लगेंगे। बात समझ आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बस चीज़ों को यही ध्यान रखना है आपको, क्रम भी ध्यान रखना, सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कर ना पाएँ। चलिए, नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस सेट में मज़ा आता है। प्रैक्टिस सेट में मज़ा इसलिए भी आता है कि आप क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, और हर बार क्या होता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है, तो इससे बोरियत भी फील नहीं होती है। लेकिन प्रैक्टिस सेट करने के लिए पहले आपको चीज़ों को बेहतर ढंग से करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे, फिर गाना गाएंगे कि दिल गलती कर बैठा है ना, और फिर वो संभव नहीं होगा। क्योंकि वो जुबिन नौटियाल हैं जो दिल गलती कर बैठा करके गाना गा के भी करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन आप नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी में लंबा है। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,36,00 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में एक महिला 4√2 मीटर पर सेकंड की चाल से मैदान को विकर्णवत पार करती है, तो लगा समय ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मतलब सीधा समझ जाओ, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है और उसको थोड़ा सा लेंदी बनाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 31,36, ठीक है, 00 वर्ग मीटर है। एक महिला है जो 4√2 मीटर पर सेकंड की चाल से उस मैदान को विकर्णवत पार करती है, तो लगा समय बताना है, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पर टाइम निकालना है। कंडीशन समझो, कंडीशन क्या है। जैसे ये दे रखा है स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो हमने कहा था ये डायगोनल होता है, वो होता है a√2। हमें क्या करना है, इसका एरिया दे रखा है 31,36,00। ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है आपको, मीटर स्क्वायर। अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, जैसे 50 से अधिक वालों के नंबर का अगर स्क्वायर निकालते हैं, तो अब आपको ये पता होना, मैंने कहा था स्क्वायर याद भी रखना होगा। जैसे अगर मान लो आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 52 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग 4 आएगा। 52 में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 54। उसका क्या कर देना, आधा कर देना है। तो 54 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। ऐसे ही अगर आप 56 ले लें, 56 जो है वो 50 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 56 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 62 का आधा 31, यानी 31,36 स्क्वायर किसका है, 56 का। और 00 है तो एक जीरो और लगो। इसका मतलब ये वाली भुजा, चूंकि हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² बराबर हो जाएगा 31,36,00। तो
तो यहाँ से जो a निकलेगा वो आएगा √313600, तो ये आ गया 560। ये बेटा a बराबर 560 अगर आ गया है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 560√2 हो जाएगी। और महिला पार कैसे कर रही है, इसको ऐसे ही पार कर रही है, चाल दे रखी है तो समय नहीं निकाल पाओगे। लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 560√2, चाल दे रखी है 4√2, 2 से 2 रूट कट गया, 4 से काटोगे तो 14 चौके 56 होता है, तो क्या आएगा 140 सेकेंड। 140 सेकेंड का मतलब हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड, यही आंसर है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 दूनी 120 प्लस 20 40, 140 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, करेक्ट आंसर, खटाक 58 घटा। करो जल्दी से नोट, फिर आगे चले। आप जितनी ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप और चीज़ों को कम से कम कर पाएंगे। देखो जिस दिन जब मैथ में सिर्फ एक ही चीज़ की नीड है, प्रैक्टिस की नीड है। आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब करते क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट के अंदर कमी क्या होती है, कमी ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन अगर पहले दिन आपने स्टार्ट किया कि सेट लगाया, तो हो सकता है उस सेट में आपको सारे क्वेश्चन ना आते हो, कम क्वेश्चन आए। लेकिन बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप रेगुलर बेस पे एक सेट लगाइए, मतलब हफ्ते में 2 सेट 3 सेट लगाते रहे। उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक आएँ आप सेट की संख्या बढ़ाते जाएं। ठीक है, अगर आप हफ्ते में 2 सेट लगाते हैं तो आप ये मानिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट से होता क्या है, प्रैक्टिस सेट से आपका अपना मूल्यांकन होता है। आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आया, प्लस आप कर कितना पा रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी कमियां रह रही हैं। प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं लगाएं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर प्रैक्टिस सेट उठाया और उस प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू किया, हुआ क्या, जो क्वेश्चन नहीं आया वो पीछे से देख लिया, तो वो प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं कहा जाता है। आप टाइम टेबल टाइम लगाइए। 1 घंटे का सेट है तो 1 घंटे के सेट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस पार्टिकुलर घंटे में वो चीज़ फेस कीजिए कि आप मान के चलिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। उस दौरान आप अपने फ़ोन को भी साइलेंट कर दो, बिल्कुल साइलेंट मोड पे शांति से रिलैक्स होकर बैठो और उसके बाद सेट को लगाना शुरू करो। सेट लगाने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और जो गलत किए वो कहाँ कहाँ गलत किए, या जो गलत किए हैं उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक को आपने पहले पढ़ा था उसके बाद भी गलत हो रहा है तो आप उस पर सुधार कीजिए। इम्प्रूवमेंट की नीड है। आप देखिए कहाँ गलती हो रही है आपसे। जो नहीं पढ़ा है, वो नहीं अटेम्प्ट किया या किया भी तुक्के लगा के, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप उससे नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे। आप जो आपका बोर्ड है या एग्ज़ाम है जो भी है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। यकीन मानिए आप ये चीज़ करके देखिए, फिर आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये वाकई सही है। और जब तक आप देखिए, आप कोई भी टॉपर को देख लीजिए या जो बड़े बड़े स्टार टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं और मैं तो कई सारे टीचर का फ़ैन हूँ, ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा टीचर मैं हूँ, लेकिन आप ये है कि जो मेरा अपना अनुभव है मैं उस अनुभव के साथ आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और बाकी लोग, बाकी टीचर्स भी सब यही कहते हैं कि आप क्या करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। उस प्रैक्टिस सेट क्यों कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि पता है अगर प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तब आप अपना सही से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैंने कई तो ऐसे होते हैं कि फर्स्ट टाइम जब पहली बार सेट देते हैं वो उनका एग्ज़ाम हॉल में ही होता है, उनका प्रैक्टिस और एग्ज़ाम एक ही होता है जाके। उससे पहले कभी उन्होंने उस सेट को हल ही नहीं किया, उस एग्ज़ाम के पार्टिकुलर कभी पेपर ही नहीं दिया। फर्स्ट टाइम उनका एग्ज़ाम हॉल में होता है, फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जो गलतियाँ उन्हें प्रैक्टिस सेट में करनी चाहिए थी वो गलतियाँ वहाँ जाके करते हैं। आप पहली बार सेट लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बहुत बारीक कमियां रह जाएंगी, बहुत गलतियां होंगी। प्रैक्टिस सेट लगाने से वो गलतियां नहीं होती हैं, वो गलतियां दोहराने की स्कोप जो है वो कम हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो वो प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर लगाओ, कोई भी सेट ले लो, लेकिन सेट रेगुलर बेस पे लगाते रहो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो। अगला क्वेश्चन कह रखा है
2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 7 है तथा यदि संख्या में क्या किया जाए, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है, तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। संख्या के अंक जो है वो आपस में बदल जाते हैं, मतलब उनके स्थान आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, ये है बदल जाते हैं। तो संख्या बताओ। अब ये क्वेश्चन ना, आपको ऐसा क्वेश्चन करना आसान होगा ऑप्शन से। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 43 एंड चौथा ऑप्शन है 34। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखो, पहली कंडीशन क्या है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग जो है वो 7 है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये 7 है। इसमें भी 5 और 2 7 है, इसमें भी 5 2 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। यानी पहली कंडीशन में तो ये तीनों फुलफिल हो रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन अगर कहते हैं कि यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। अगर हम इस संख्या में 27 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 79 हो जाएगी। इसमें अगर हम 27 जोड़ेंगे तो 0 4 2 6 1 70 हो जाएगी। इसमें अगर हम 27 जोड़ते हैं तो 1 और 4 2 5 यानी 61 हो जाएगी। तो आपने देखा हमने इन सब में 27 जोड़ा तो संख्या ये जो थी इसके अंक आपस में बदल गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यही है, ये तीनों नहीं होंगे, ना तो ये ना ये। क्लियर होगी बात, आंसर निकल आया। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो साफ साफ कह रहा है कि ये संख्या में क्या करो, 27 जोड़ोगे तो उसके अंक बदल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 27 जोड़ा, सब में देखा कि किसके अंक बदल रहे हैं, इस वाली संख्या के अंक बदल गए आपस में। 25 था 52 हो गया, यानी आगे पीछे अंक हो गए, तो यही तो बदले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 25। क्लियर है। एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में से ही जो कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही वो को उठा लो। अब करो क्या, इसका अंक बदल दो, उस संख्या के अंक बदला और उसमें से 27 घटा दो। जो अंक गए यहाँ, जो जोड़ने को गए वो जोड़ने को घटाओगे तो ये 25 आ रहा है, यानी ये संख्या ये आ रही मूल संख्या। तो आंसर वेरीफाई है। ये भी एक तरीका हो सकता है, बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम मिलेंगे आगे। ठीक है, जब भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।